प्री स्कूल चाइल्ड पे चल रहे हैं। प्री स्कूल चाइल्ड मतलब जो 1 से 6 साल के बच्चे हैं। सबसे पहले यहाँ पे ग्रोथ की बात करें तो कैसी ग्रोथ होती है, स्लोअर ग्रोथ होती है अगर इन्फेंसी से कंपेयर करें तो। यहाँ पे 2 से 2.5 किलो वेट हर साल बढ़ता है, ठीक है। जैसे ऐसे समझो, ऐसे समझ लो कि 2.5 किलो का बेबी था, मैंने क्या बताया था, 6 महीने में इसका क्या हो जाएगा, डबल, मतलब कितना हो गया, 5 किलो। और 1 साल में अपन 3 वाला लेते हैं, ज़्यादा इजी पड़ेगा कंपेयर करना, ठीक है। 3 वाला लेंगे तो 3 से 6, 6 से 1 साल में हो गया 9 किलो। अब 9 किलो के बाद हर साल बढ़ेगा 2.5 किलो, 2.5 से 2 से 2.5 किलो वेट, तो 2 ले तो दूसरे साल में वो बच्चा हो गया कितने साल का, 11। तीसरे साल में कितना हो गया, फिर 2 जोड़ो तो 13, फिर चौथे साल में 15, फिर 5वें साल में 17 और 6वें साल में 19। तो 19 से 20 किलो बच्चा होना चाहिए जब वो 6 साल तक की एज में पहुंचे। समझ में आया, आया समझ में? ठीक है। वेट जो है ये मैंने बता दिया कितना होता है। फिर हाइट इंक्रीज मोर देन वेट, हाइट जो है वो वेट से ज़्यादा इंक्रीज होती है। देखा होगा बच्चे बहुत जल्दी हाइट में बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं, इसलिए इतना जल्दी उनका वेट गेन नहीं हो पाता। देख बहुत कम बच्चे ऐसे रहते हैं जो मोटे दिख रहे होते हैं, है ना, गोलू मोलू से दिखते हैं। ज़्यादातर बच्चे लंबे होते हैं, पतले दुबले से। फीचर्स देखें तो यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बच्चे खेल कूद में ज़्यादा लग जाते। देखा कभी बच्चे शांत नहीं बैठते, आज तक नहीं देखा होगा कोई बच्चा शांत बैठा। कोई बच्चा शांत बैठा मतलब मेरेकल है, ठीक है। मोर इंडिपेंडेंटली घूमने लग जाते हैं, अपीयर लीन एंड टॉल, लंबे और पतले दिखते हैं। मॉनिटरिंग यहाँ पे ज़रूरी है, वेट देखना यहाँ पे ज़रूरी है। एवरी 3 मंथ अगर देखें तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। आया समझ में? उसके बाद हर साल फिर क्या होगा, हर साल इनका ग्रोथ जो है ये बढ़ता जाएगा। आगे देखें तो अगर पॉसिबल है तो इन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन कंटिन्यू दो और गुड हाइजीन भी दो, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पे। तो अभी देख रहे हैं हम एज ग्रुप 1 से 3 साल की और 4 से 6 साल की। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही 3 ग्रुप थे, एनर्जी, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, विटामिन बी और सी यहाँ पे लिखा नहीं है पर दोनों विटामिन चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस देखें तो यहाँ पे ग्रोथ सपोर्ट करनी है, प्रिवेंट इन्फेक्शन और सपोर्ट इम्यूनिटी। कोई डाउट यहाँ तक? अब हम आ रहे हैं मील प्लानिंग पे, है क्या कोई डाउट? ठीक है। मील प्लानिंग पढ़े फॉर प्री स्कूल चाइल्ड। तो बैलेंस डाइट में सबसे मस्ट क्या है, एनर्जी फूड मतलब अनाज, फिर प्रोटीन जैसे दाल, एग, मीट अगर बच्चा नॉन वेजिटेरियन है तो, प्रोटेक्टिव फूड तो जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। मील पैटर्न देखें तो क्या क्या होना चाहिए, मतलब कितने बार इन्हें खाना चाहिए, तो 3 मेन मील तो होनी ही चाहिए। मेन मील्स बोले तो सुबह का ब्रेकफास्ट, दिन का लंच और रात का डिनर। साथ में 2-3 बार बीच में बच्चे स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। अब 2-3 बार बोले तो सुबह ब्रेकफास्ट किया, फिर खाने के बीच में खा लिया, फिर खाना खाया, फिर खाना और शाम के बीच में खा लिया, फिर शाम को खा लिया, फिर डिनर खा लिया, ठीक है। स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स, छोटी छोटी मील्स हो, अगेन बच्चे का इतना बड़ा स्टमक नहीं है। एग्जाम्पल देखो, अर्ली सबसे पहले दूध दिया, ब्रेकफास्ट किया, मिड मॉर्निंग स्नैक खाए मतलब सुबह और दिन के बीच में, फिर लंच किया, फिर शाम को स्नैक खाए, उसके बाद डिनर और फिर बेड टाइम उसको दूध दिया। दूध देना बहुत ज़रूरी है, दूध में सारी चीज़ें होती हैं। आगे देखें तो स्नैक्स में शुड प्रोवाइड, अब जो स्नैक्स भी खा रहा हो तो एटलीस्ट उसमें 300 से 400 किलो कैलोरी होनी चाहिए। देखो ऐसे समझो, अगर बच्चा 20 किलो का है, अभी हम 6 साल की बात करें तो हमने पढ़ा था कि इनको एटलीस्ट 108 किलो कैलोरी चाहिए। तो मल्टीप्लाई कर लो, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 0 0 1, 2 1 जा 2, तो इन्हें कितनी चाहिए एनर्जी, एटलीस्ट 2160 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। समझ में आई मैंने कैसे कैलकुलेट किया है? आया कि नहीं? अरे जल्दी जल्दी बोला करो यार। और एक बार देखो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था जो एडल्ट्स होते हैं उन्हें एनर्जी चाहिए पड़ती है 40 किलो कैलोरी पर केजी। मतलब जैसे मान लो मैं अपना ले लेती हूँ, ठीक है। चलो मैं अभी ये बोलूँगी कि मैं अभी एडल्ट की एज में नहीं आई हूँ क्योंकि एडल्ट की एज 29+ मानी गई है बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी मैं अपना नहीं लेती हूँ। अभी ऐसे समझ लो कि हम किसी और का ले रहे हैं जो 30 साल का है, तो उसको एनर्जी कितनी चाहिए, 30 × 40, 3 4 जा 12 और 1200।
देखो चाहिए उसको 2400, अपन ने पढ़ा था ना कि 2400 से 2500 एनर्जी चाहिए ही चाहिए, पर ये जिंदा रखने की बात है कि उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग उसका कितना चाहिए। अब सुनो, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। आई थिंक पुष्पेंद्र ये चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी, पर शर्मिष्ठा आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि जब हमने इसकी पिछली यूनिट पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था कि एडल्ट को, ठीक है, मेंस में बात करें तो वहाँ पे 2400 से स्टार्ट हो रही थी किलो कैलोरी एनर्जी, है ना। तो यहाँ 1200 कैसे आ रहा है, पर वो चीज़ समझना, वहाँ हम RDI ले रहे थे, और RDI मतलब होता है कि आपकी बॉडी को जितना चाहिए प्लस सेफ्टी मार्जिन, मतलब आपकी बॉडी को जितना खाना खाना है वो, प्लस उससे एक्स्ट्रा भी, क्योंकि कल के दिन अगर हम खाना नहीं खा पाते तो हमारी बॉडी बिल्डअप रहे, है ना। तो इसलिए वो यहाँ से डबल है। ये एनर्जी सिर्फ बॉडी के किलो के हिसाब से बता रहे हैं। आया समझ में? पुष्पेंद्र आपको समझ में आया मैंने जो अभी ये चीज़ बोली? मैम ये थोड़ा मेरी समझ में आया नहीं एक्चुअली। देखो हुआ क्या था ना, इसकी जो पहले की यूनिट्स है ना उसमें हमने पढ़ा था। आप आगे अगर कोई रिवीजन क्लास रखो ना तो मैं उसमें कर हाँ नहीं, देखो मैंने आज रिवीजन क्लासेस बोली तो है। अभी बात कर रहे हैं एक बेबी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसको क्या चाहिए कि शुड प्रोवाइड 300 से 400 किलो एनर्जी। तो इसको ऐसे समझो कि एक बेबी था, उसको मैंने क्या बोला कि अगर वो 1 किलो का है तो उसको 1 किलो में एटलीस्ट कितनी एनर्जी चाहिए, 108। तो अब अगर 6 साल के बच्चे की बात करेंगे तो 20 किलो का हो गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 2 8 जा 16, 1 2 1 जा 2 और 0, 2160 किलो कैलोरी उसको चाहिए ही चाहिए। आया समझ में? नहीं आया हो तो बता देना, मैं फिर से बता दूंगी, मुझे प्रॉब्लम नहीं है बताने में बार बार, ठीक है। अपन देखो, अपन एक काम करेंगे, जब अपना DNSE का पेपर हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो एक मैं ऐसे खुद के ही साइड से क्लिनिकल क्लास रख दूंगी जिसमें हम, चलो आगे बात करते हैं। तो इट मस्ट बी न्यूट्रिशियस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्नैक्स के नाम पे बच्चों को कुरकुरे चिप्स के पैकेट पकड़ा रहे हैं, यही होता है ना। पर शाम को बच्चों को 5-10 रुपए दे दिया, वो दुकान पे पहुंच जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए, ये नहीं करना है। पैकेट फूड बहुत ख़राब होते हैं, और अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ के पैकेट फूड तो अच्छे हैं ही नहीं, ठीक है। तो बच्चों को पैकेट फूड अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं देना है, हमको पता नहीं चलता। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ईजिली ईटेबल होना चाहिए, मतलब खाने लायक, ठीक है। फिर नॉट, बल्कि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है, तो स्नैक्स जो है वो एज अ सप्लीमेंट एक्ट कर रहे हैं। जैसे अभी आगे पढ़ा था, मदर का मिल्क तो चाहिए, पर वहाँ पे सप्लीमेंट क्या था, जो हमने और चीज़ें दी, जैसे दाल का पानी, ठीक है। नॉट रिप्लेसेबल मील, अब इतना भी हैवी नहीं होना चाहिए कि हम जो मेन मील्स है उसको रिप्लेस कर देंगे। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। अब फीडिंग की गाइडलाइंस देख रहे हैं, मतलब खाना खाने के लिए जो मेन गाइडलाइंस है वो क्या है। सबसे पहले बिहेवियर के एस्पेक्ट की बात करें तो ऐसा बनाओ कि जो मील है वो इंजॉयबल हो, क्योंकि देखा होगा बच्चे खाने में बहुत नाटक करते हैं, बहुत ज़्यादा, इसलिए इस टाइप से खाना देना है हमको कि वो इंजॉयबल हो। पता, जो आंगनबाड़ी वगैरह होती है ना, जहाँ पे बच्चे आते हैं, उन्हें खाना पीना खिलाया जाता है, उन्हें गाना गा के, डांस करा के, अजीब अजीब तरीके से खाना खिलाया जाता है, ठीक है। तो मील्स ऐसी बनानी है जो बच्चे खा सकें, ठीक है, इंजॉय करके खा सके। दूसरा, अलाउ सेल्फ फीडिंग, उनको ऐसा खाना दो कि वो खुद से भी खा सके। तीसरा, अवॉइड फोर्सिंग फूड, मतलब हमें किसी खाने को ज़बरदस्ती उन्हें नहीं देना है। देखो एक चीज़ समझो, ज़बरदस्ती देंगे ना तो दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें क्या, पहला तो वो बच्चा नहीं खाएगा, वो वॉमिट कर देगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा केसेस में देखा होगा, जैसे बच्चे मेडिसिन वगैरह खाते तुरंत वॉमिट कर देते हैं, क्योंकि वो अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं कि ये हमें नहीं खाना है, तो बच्चा वॉमिट कर देगा। दूसरा, वो बच्चा खाना खाएगा, उसकी बॉडी में लगेगा नहीं, क्योंकि एक चीज़ ये याद रखना कि अगर हम करेला का जूस पी रहे हैं और मुंह बना के पी रहे हैं तो हमारी बॉडी में नहीं लगेगा, क्योंकि ब्रेन और स्टमक का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। बोलते हैं ना, मन का रास्ता पेट से होके गुजरता है, इस टाइप से समथिंग है मुहावरा। उसका रीज़न ये है कि जो हमारा दिल का रास्ता है शायद, है ना, ऐसा कुछ है। देखो इसका मैं एनाटॉमिकली रीज़न बता रही हूँ। जो स्टमक होता है ना, हमारा पेट, यहाँ पे 4 लाइनिंग होती हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, ऐसे करके 4 लाइनिंग होती है। तो यहाँ पे लाइनिंग के बीच में एक प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है। प्लेक्सिस मतलब नर्व्स का गुच्छा, ठीक है। एक प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है, ये नर्व का गुच्छा जो प्लेक्सिस होता है, ये डायरेक्टली कहाँ से कनेक्ट होता है, ब्रेन से।
तो यहाँ से ये समझो कि जो ब्रेन का रास्ता है ना वो डायरेक्टली कहाँ से जुड़ा है, पेट से, और पेट का ब्रेन से। तो जो हम खाना खाएंगे वो हमारे ब्रेन को पता चलेगा, जो ब्रेन को पता चलेगा वो हम खाना खा रहे हैं। इसलिए अगर हमने मुंह बना लिया कि हमें खाना नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है, तो हमारे ब्रेन को ये चीज़ पता चल गई, तो वो हमारा ब्रेन क्या है, उसकी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा। इसलिए खाना हमेशा ऐसा बनना चाहिए कि वो देखने में भी अच्छा लगे और हमारे खाने का भी मन हो। आया समझ में? जी आगे बात करते हैं फूड एक्सेप्टेंस की, वही जो अभी हमने ये बात की। उसके बाद इंट्रोड्यूस न्यू फूड ग्रेजुअली, मतलब नए नए खाना बना के रखो। देखो आई नो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा ना। आगे देखें तो री इंट्रोड्यूस रिजेक्टेड फूड लेटर। अब जैसे किसी ने कुछ खाया नहीं है, ऐसा होता है ना, जैसे हम लौकी की सब्जी नहीं खा, मोस्टली लोग जो है वो लौकी की सब्जी नहीं पसंद करते, लौकी या भिंडी, ठीक है, तो उन्हें क्या करो, अब आप उनको 1 या 2 महीने में दोगे ना तो वो खा लेंगे, पर अगर हर हफ्ते रिपीट करोगे, वैसे 1 महीना 2 महीना ज़्यादा बोल दिया मैंने, 10-15 दिन में दोगे तो खा लेंगे, हर 1-2 दिन में दोगे तो वो नहीं खाएंगे, ठीक है। ये मैं अपना पर्सनली केस बता रही हूँ। अगर मुझे 15-20 दिन के बीच में लौकी मिलेगी तो मैं खा लूँगी, वरना नहीं खाऊंगी। अदरवाइज लौकी बहुत अच्छी होती है हार्ट के लिए, ठीक है, वेरी गुड फॉर हार्ट। खानी चाहिए, लौकी अच्छी चीज है। हाँ, तो मैं वही बता रही हूँ, लौकी बहुत अच्छी होती है, पर एक रहता है ना पर्सनल वाली चॉइस, तो मैं सिर्फ उसकी बेसिस पे बता रही हूँ। हाँ सबका रहता है, मैं सब बैंगन नहीं। वही तो, कोई बैगन, खैर बैगन में तो ऐसा रहता है कि बैगन में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स नहीं देखे जाते, इसलिए ज़्यादा जब डिसीजेज होती हैं, कुछ होते तो बैगन डॉक्टर मना कर देते हैं कि बैगन नहीं खाना है ना। उसके बाद लाइक डिसलाइक, वही पसंद नापसंद जब भी हम बात कर रहे हैं। फिर मॉडिफाई फॉर्म, जैसे मिल्क जो है, मिल्क कर्ड, दही बना दो। दही देखो कुछ बच्चे दूध नहीं पीते, दही खा लेते हैं, ठीक है, दूध रोटी नहीं खाएंगे, दही रोटी खा लेंगे, या कोई दही नहीं खाता तो लस्सी पी लेगा, है ना, अभी तो लस्सी का मौसम भी चल रहा है, छाछ पिला दो। डू नॉट एलिमिनेट असेंशियल फूड। अब हमें ये भी नहीं करना कि किसी को अगर दाल नहीं पसंद तो दाल देनी नहीं है, देनी है दाल, डिफरेंट मोड में देनी है, या तो कुछ डिफरेंट तरीके से देनी है। पता है डिफरेंट तरीके ऐसे, जैसे पता है मैं बच्चे को ये वाला जूस पसंद है, तो हम उस जूस की बॉटल को खाली करके उसमें दाल डाल देंगे, बोलेंगे पियो, क्योंकि बच्चा तो ब्रेन से काम कर रहा है ना, देखने से काम कर रहा है, ऐसा कर लो, ठीक है। आगे इम्पॉर्टेंट डाइटरी कंसिडरेशन, अब क्या क्या अवॉइड करना है। बच्चों को मसालेदार खाना नहीं देना है, ठीक है। दूसरा, फ्राइड फूड, तला हुआ खाना नहीं देना है, ठीक है। फ्राइड ओवर फ्राइड वाली जो चीज़ आती है, जो हम चिप्स वगैरह, पता है चिप्स इतने टेस्टी क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोसेस्ड पाम ऑयल यूज़ किया जाता है। पाम ऑयल मतलब जो प्रोसेस्ड ऑयल होता है ना, वो पता है क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि अगर हमने एक बार तेल में कुछ बना लिया तो वो तेल को वापस यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो तेल एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे जाके उबल चुका है। तो ये प्रोसेस्ड ऑयल क्या होता है, ये बार बार अगेन एंड अगेन अपने मैक्सिमम टेम्परेचर पे जाके उबाले जाते हैं। इसलिए ये फ्राइड, देखो फ्राई मना कर रहे हैं यहाँ, तो डबल ट्रिपल वाला फ्राई वाला तेल यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, तो इसलिए फ्राइड फूड अवॉइड करने हैं। शुगर देनी है पर एक्सेस नहीं। लिमिट फाइबर, टू मच इरिटेट्स गट, बहुत ज़्यादा फाइबर भी नहीं दे देना उन्हें, नॉर्मली देना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं देना है। सर्व फूड, खाना देना है, ठीक है, कैसा, गरम खाना खिलाओ। माइल्डली फ्लेवर, हल्का सा उसमें फ्लेवर हो और अट्रैक्टिव हो और कलरफुल हो, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आगे बात कर रहे हैं हम रोल्स ऑफ पेरेंट्स की। पेरेंट्स का क्या रोल है। चिल्ड्रन इमिटेट पेरेंट्स। अच्छा, इमिटेट मतलब क्या होता है, एकदम मतलब तुरंत होता है ना, वो तो जल्दी इमीडिएट तो वही हुआ। नहीं वो इमिटेट होता है, ये इमिटेट लिखा है, देखो बहुत अच्छी मीनिंग होती है इसकी। इमिटेट मतलब होता है नकल करना, ठीक है, बच्चे पेरेंट्स की नकल करते हैं ना, जी मैम। हाँ, तो इमिटेट मतलब होता है नकल करना। तो पेरेंट्स को डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड खाना चाहिए, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स को ही देख के सीखेंगे, उनके अराउंड तो उनके पेरेंट्स ही है ना, ठीक है। अवॉइड एक्सप्रेसिंग डिसलाइक, और उनके सामने तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं बोलने की, छी कितना गंदा खाना है, इस टाइप से। इवन खाने को तो कभी ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए, है ना, अन्न ही हमें जीवित रखता है, लाइक दैट। फिर उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग इम्पॉर्टेंस देखें तो शुड प्रोवाइड एटलीस्ट 1/3 ऑफ डेली एनर्जी, मतलब खाना ऐसा होना, जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए, सॉरी खाना बोल रही हूँ, वो
ब्रेकफास्ट मैंने पिछले यूनिट्स में भी बताया था कि ब्रेकफास्ट जो होता है ना, जब हम मील प्लानिंग कर रहे थे तो मैंने उस टाइम भी बताया था कि जो ब्रेकफास्ट होता है वो भरपूर अमाउंट का होना चाहिए। ये नहीं कि ब्रेकफास्ट के नाम पे हमने थोड़ा सा खाना खा लिया और हो गया। ब्रेकफास्ट एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि जो हमें 3 बार में एनर्जी मिल रही है ना, उसका एटलीस्ट 1 पार्ट वो कैरी करे। ठीक है, ऐसे समझ लो। ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, रात का डिनर हल्का होना चाहिए। हाँ, डिनर हल्का होना चाहिए, ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए। ऐसे समझ लो कि अगर इतने किलो कैलोरी चाहिए तो इसका 3 पार्ट करो तो 3 8 जा 24, तो 800 किलो कैलोरी अकेली किससे मिलनी चाहिए? ब्रेकफास्ट से। लंच भी हैवी हो सकता है, बस हैवी इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रही हूँ बल्कि खाना खा रहे हो, हैवी मतलब अच्छा खाना खा रहे हो, मेरा मतलब यहाँ ये है डिनर हल्का होना चाहिए। इम्प्रूव्स फिजिकल परफॉर्मेंस और मेंटल इफिशिएंसी। आगे देखें तो की डिफरेंस क्या है इन्फेंट और प्री स्कूलर्स में, मतलब बच्चों जो नवजात शिशु हैं और जो स्कूल थोड़े बड़े बच्चे हो गए हैं। तो इन्फेंट जो है और जो प्री स्कूलर्स चाइल्ड है, इनमें सबसे पहले तो एज का डिफरेंस है ना। दूसरा ग्रोथ रेट का डिफरेंस है, एक में जल्दी होती है और एक में थोड़ा स्लो हो जाती है। फिर तीसरा फीडिंग का डिफरेंस है, एक ब्रेस्ट मिल्क और सप्लीमेंट्स पे डिपेंड है, दूसरा फैमिली फूड खाने लगा है। फिर तीसरा मील साइज का डिफरेंस है, जो छोटा बच्चा है वो छोटा खाना खाए, थोड़ा थोड़ा खाना खाएगा। और ये देखो यहाँ पे लार्ज नहीं लिखा, नोटिस करना, यहाँ भी स्मॉल ही लिखा है क्योंकि लार्ज एडल्ट्स खा रहे हैं। ठीक है, मील फ्रीक्वेंसी देखें तो यहाँ बच्चों में हाई होती है और यहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं मतलब स्कूल जाने के पहले, उनमें देखो लो नहीं लिखा, उनमें भी हाई लिखा है, बस यहाँ पे वेरी हाई है। रिस्क देखें तो सबसे छोटे बच्चों में मतलब नवजात शिशु में माल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन का रिस्क बहुत अक्सर देखा जा सकता है। और किसकी वजह से? पुअर ईटिंग हैबिट्स भी यहाँ पे देखी जा सकती है कि बच्चों को गंदे तरीके से खाना खिला रहे हैं। कोर कंक्लूजन इस पूरे टॉपिक का निकालें तो इन्फेंसी एंड प्री स्कूल ईयर्स आर क्रिटिकल विंडो फॉर ग्रोथ, या ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है अगर हम वो देखें तो वो क्या इंश्योर करेगी? फिजिकल डेवलपमेंट, आपका बच्चे की इम्यूनिटी, लॉन्ग टर्म हेल्थ, क्योंकि जो आज बोन्स बनेगी ना, देखो एक चीज़ समझो, बॉडी में 2 चीज़, एक मसल्स और ये नर्व्स, ये जो बचपन से बन के आती है वही रहती हैं, और जो हमारी बोन्स और हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं जो बचपन से बन के आते हैं वही रहते हैं ना, बस उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। हाँ, स्किन रिप्लेस होती है इसलिए हमारा चेहरा अलग दिखने लगता है। बच्चे हो सकता है बचपन में गोरे हो, बड़े हो के काले हो जाएं, देखो काला गोरा इन द सेंस स्किन टोन, ठीक है। फिर बचपन में दूसरा कलर हो, बड़े हो के दूसरा कलर हो जाए, क्योंकि ये स्किन जो है हमारी चेंज होती है पहली वाली लेयर, बाकी सब तो नॉर्मली सेम, मोस्टली तो सेम ही रहता है ना, बस साइज इंक्रीज होता है उनका। तो यहाँ से ये समझो जो बचपन में बनेगा वो बड़े होकर रहेगा, इसलिए जो बच्चे हैं उन्हें बहुत अच्छा खाना देना चाहिए। ठीक है, तो की स्ट्रेटेजी देखें तो बैलेंस डाइट हो, एज के हिसाब से खाना खिलाया जाए, हाइजीनिक हो और उस पर रेगुलर मॉनिटरिंग की जाए। समझ में आई ये यूनिट?